नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दबंग लॉयर यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ आपका हर्षवर्धन भैया देशमुख फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे री एस मुलगांवकर केस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, और जिसका कंटेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से मिलना बहुत ही मुश्किल है। समझ रहे हो? डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और री एस मुलगांवकर केस, इसके दोनों के कंटेंट मतलब शायद मिलते हो, लेकिन अभी तक तो मुझे भी नहीं मिला और मेरे कई फ्रेंड्स को भी नहीं मिला। मिलता है तो सिर्फ जजमेंट। सही बात है ना? तो चलिए शुरू करते। मैंने ट्राई किया है मेरे हिसाब से इसको इसका कंटेंट बनाने में। तो आई होप आपको पसंद आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते फैक्ट्स ऑफ द केस पर। The case was a contempt of court proceedings initiated by the Supreme Court of India against the editor of the Indian Express newspaper for publishing an article that made gross distortions about the judgment of Supreme Court in habeas corpus case during the emergency. तो बेसिकली जैसे कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी केस में कौन था? इंडियन एक्सप्रेस ही था। इंडियन एक्सप्रेस भाई बहुत क्रिटिसाइज़ करता है जुडिशरी को, ऐसे मुझे तो लग रहा है। क्योंकि वहाँ पर भी सेम लगभग सेम था। तो वहाँ पर भी क्या था, इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसने जज को क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसके खिलाफ उसने क्या किया है, क्रिटिसाइज़ किया है। इंडियन एक्सप्रेस ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है। तो यहाँ पर और जजमेंट कब दिया था और किस पर दिया था? हेबियस कॉर्पस केस पर दिया था ड्यूरिंग द इमरजेंसी। और इमरजेंसी तो आपको पता है कि क्या होती है। द आर्टिकल ऑल्सो रॉन्गली अज्यूम दैट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैड ड्राफ्टेड अ कोड ऑफ जुडिशियल इथिक्स एंड सजेस्टेड दैट दे हैड डिसऑन्ड इट। तो वो कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल इथिक्स के जो कोड बनाया है, रूल्स बनाए हैं जुडिशियल इथिक्स के, लेकिन वो खुद फॉलो नहीं करता, खुद के लिए नहीं बनाए। इस तरीके से उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे। किसने? मुलगांवकर ने, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर। तो इशू ये इन्वॉल्व क्या था? द की इशू वॉज वेदर मुलगांवकर एक्शंस कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो चलिए आर्गूमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। द मेजोरिटी रूलिंग लेड बाय, यहाँ पर 2:1 से जो केस था वो हुआ था। डिसीजन 2:1 रेशो से आया था। द मेजोरिटी रूलिंग लेड बाय जस्टिस पी कैलसम एंड कृष्णा अय्यर। दोनों का क्या था? दोनों की क्या थी? मेजोरिटी थी। एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाइज इकोनॉमी। वाइज इकोनॉमी एज एक टर्म यूज किया है जो कि है अ डिसीजन और एक्शन मेड विथ केयरफुल कंसिडरेशन। यहाँ पर इकोनॉमिक्स छोड़ लो, वो इकोनॉमिक का यूज़ नहीं, यहाँ पर सच में कोई इकोनॉमिक्स का यूज़ नहीं है, इसलिए तो यहाँ पर सिर्फ इतना मीनिंग लो। वाइज इकोनॉमी मतलब कि एक केयरफुली हम इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं इस केस को, इस जजमेंट को, इन यूजिंग कोर्ट्स कॉन्टेम्प्ट जुरिस्डिक्शन। They argued for a balance between free criticism, including that from fourth estate, and the need for a fearless judicial process. तो बेसिकली यहाँ पर केस क्या था कि भाई कब क्रिटिसिज्म माना जाएगा और कब क्रिटिसिज्म कॉन्टेम्प्ट माना जाएगा। देख रहे हो, यहाँ पर बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। कब क्रिटिसिज्म होगा और कब क्रिटिसिज्म कॉन्टेम्प्ट माना जाएगा। तो इस केस में वही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर वर्डिक्ट था बाय डिसीजन में, देखो वर्डिक्ट बाय 2:1 मेजोरिटी। द कोर्ट हेल्ड दैट मुलगांवकर नॉट गिल्टी ऑफ कॉन्टेम्प्ट डिस्पाइट इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स। खुद से ही उन्होंने क्या किया था, प्रोसीडिंग शुरू की थी, खुद से की थी, सुमोटो का क्रिमिनल कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग। लेकिन उन्होंने खुद से ही क्या किया, उसको निर्दोष बाइज्जत बरी कर दिया। इन शॉर्ट प्रिंसिपल्स लेट डाउन। और इसको क्या कहते हैं? मुलगांवकर प्रिंसिपल भी बोलते हैं, का मुलगांवकर प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रिंसिपल्स कौन से आए इस केस में? द कोर्ट शुड एक्ट सीरियसली एंड सेवरली व्हेन जस्टिस इज जियो पैराडाइज का मतलब टू एक्सप्रेस टू डेंजर और रिस्क, मतलब जस्टिस जब डेंजर में होगा, जब रिस्क में होगा। बाय ग्रॉस एंड अनफाउंडेड अटैक्स ऑन जजेस। अनफाउंडेड मतलब बेसलेस अटैक्स। तो कोर्ट ने क्या करना चाहिए? सीरियसली एंड सेवियरली उस पर क्या करना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट कि उस सिचुएशन को समझते हुए आपको क्या करना है, सीरियसली उस केस के बारे में सोचकर आपको उसका डिसीजन लेना है, इन शॉर्ट। ठीक है। ग्रॉस अटैक्स कैलकुलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्ट और डिस्ट्रॉय द जुडिशियल प्रोसेस वारंट
सीरियस एक्शंस, वारंट मतलब डिजर्व समथिंग, डिजर्व सीरियस एक्शंस। अगर कोई जुडिशियल प्रोसेस पर अटैक कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, ऑब्स्ट्रक्ट और डिस्ट्रॉय कर सके जुडिशियल प्रोसेस को, तब क्या करना चाहिए, वारंट सीरियस एक्शन, उनके ऊपर सीरियस एक्शन लेना ही चाहिए। ठीक है, इस तरीके से वो प्रिंसिपल कहता है। द कोर्ट कैन ओवरलुक ट्रिफलिंग एंड वेनियल ऑफेंसेस, मतलब माइनर ऑफेंसेस इन शॉर्ट, कि जो भी जो कि पार्डन के लायक है। पार्डन समझ रहे हो, पार्डन मतलब जिसको हम माफ़ कर सकते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिंग मैजेस्टिक लिबरलिज्म, और इस पर डिमॉन्स्ट्रेटिंग मैजेस्टिक लिबरलिज्म मतलब कि एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, उनके मतलब कि भाई उनके हाथ में होगा कि सज़ा देनी है तो दे दो, या फिर माफ़ करना है तो माफ़ कर लो, क्योंकि माइनर ऑफेंस है ना। मतलब उसकी जो सेंसिटिविटी है कॉन्टेम्प्ट की वो देखे जाएगी यहाँ पर। हार्मोनाइजिंग constitutional values for free criticism and the need for a fearless judicial process is essential. तो बेसिकली constitutional values of free criticism and the need for a fearless judicial process is, यहाँ पर अगर कोई क्रिटिसाइज करता है तो उसके ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। ये मतलब यही हमने पढ़ा है ना। लेकिन कितना क्रिटिसिज्म करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो, कौन सा क्रिटिसिज्म होगा और कौन सा क्रिटिसिज्म कॉन्टेम्प्ट होगा। अगर सभी क्रिटिसिज्म क्या हो गए, कॉन्टेम्प्ट हो गए, तो भाई तो हम डरने लगेंगे ना जुडिशियरी से। तो फिर कौन क्रिटिसाइज करेगा जजमेंट्स पर कौन क्रिटिसाइज करेगा कोर्ट को। तो यहाँ पर दोनों को बैलेंस करना है हमको, ठीक है। सिग्निफिकेंस द केस एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग फ्री स्पीच एंड क्रिटिसिज्म विद द जुडिशरीज नीड फॉर अ फेयर एंड फेयरलेस प्रोसेस। तो बेसिकली मुलगांवकर प्रिंसिपल है ना, ये क्या करता है कि फ्री स्पीच एंड क्रिटिसिज्म विद द जुडिशरी, तो उसको बैलेंस करने के लिए हेल्प करता है, समझ रहे हो। तो इसलिए मुलगांवकर प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रिंसिपल्स में क्या क्या लिखा, ये 4 पॉइंट्स आपको देखने को मिलती कि प्रिंसिपल क्या है, इस 4 पॉइंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने मैंने ट्राई तो किया भाई इस प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करने में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना एक्सप्लेन कर पाया हूँ इस केस को। मतलब मैं भी इतना खुश नहीं हूँ कि मैंने कुछ अच्छे से इस केस को एक्सप्लेन किया है। लेकिन ये जो केस है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जहाँ पर आप खुद से उसको रीड करो अच्छे से और समझने की कोशिश करो। मैंने तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश तो की है, लेकिन अब सब आपके ऊपर है, आप कितना समझ पाते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अब प्रोफेशनल एथिक्स एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो सीरीज़ है इस वीडियो के साथ ख़त्म हो जाती है, और अगले वीडियोज़ में हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वीडियोज़ बनाने वाले। तो तब तक के लिए जय श्री राम।